जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के बारे में। अभी हाल ही में बीपीएससी ने 70वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के डेट के बारे में। तो आपके जो फॉर्म शुरू होगा भरना वो 28 सितंबर 2024 से होगा और 18 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखें, हम बात करेंगे कि आखिर किन किन पोस्ट और सर्विसेज के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। जब आपको ये पता होगा तभी तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपके हिसाब का पोस्ट होगा तभी तो आप फॉर्म फिल करेंगे। तो यहीं से हम शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर विभाग और पद मतलब सर्विस, पोस्ट और डिपार्टमेंट सभी की इंफॉर्मेशन दी गई है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इससे रिलेटेड एक पद है अनुमंडल पदाधिकारी, सब डिवीजन ऑफिसर या डिप्टी कलेक्टर का पद। इसके बाद सेकंड है पुलिस उपाधीक्षक या डीएसपी का पद है और ये पुलिस ब्रांच से रिलेटेड है, मतलब कि बिहार पुलिस सर्विस से रिलेटेड है। थर्ड नंबर पे है जिला समादेष्टा या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। यहाँ पर क्या लिखा है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा। यहाँ पर बिहार होमगार्ड क्रॉप्स सर्विसेज होती हैं, उस सर्विस से रिलेटेड है। इसके बाद है करा अधीक्षक, जिसे हम सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल कहते हैं। ये बिहार जेल सेवा से या बिहार जेल सर्विस से रिलेटेड है और ये होम डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद है राज्य कर सहायक आयुक्त, जिसे हम स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बोलते हैं। ये बिहार फाइनेंस सर्विस से रिलेटेड है। 6 नंबर पे क्या है, अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक, जिसे हम सब रजिस्ट्रार या ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार बोलेंगे और ये किससे रिलेटेड है, ये लिक्वर प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है। 7 नंबर पे है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जिसे हम सब इलेक्शन ऑफिसर बोलते हैं और ये बिहार इलेक्शन सर्विस से रिलेटेड है। इसके बाद है बिहार शिक्षा सेवा या बिहार एजुकेशन सर्विस, ये एडमिनिस्ट्रेशन सब कैडर से रिलेटेड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसके बाद 9वें नंबर पे है सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सोशल सिक्योरिटी सेल से रिलेटेड है। कौन से विभाग में, समाज कल्याण विभाग या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पे है सहायक निदेशक। देखिए यहाँ पर भी ऊपर 9वें नंबर पे भी सहायक निदेशक है, नीचे भी है, लेकिन वो सामाजिक सुरक्षा कोषांग का सहायक निदेशक है। और 10वें नंबर पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, जिसे हम बोलेंगे डिसेबल्ड एम्पावरमेंट सेल, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये सहायक निदेशक या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है यहाँ। इसके बाद है 11वें नंबर पे सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा, यहाँ पर भी असिस्टेंट डायरेक्टर है, किससे, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज से रिलेटेड। किस विभाग में, वही समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। 12वें नंबर पे है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं और ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और 13वें नंबर पे है ईख पदाधिकारी, जिसे हम शुगर केन ऑफिसर बोलते हैं और ये शुगर केन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। 14 नंबर पे क्या है, नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बोलते हैं, ये लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। 15 नंबर पे है असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर और ये किससे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद 16 नंबर पे है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि, तो यहाँ पर इसे हम बोल सकते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या फिर इक्विवेलेंट बेसिक कैटेगरी। 17 नंबर पे क्या है, नगर पालिका पदाधिकारी, सिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद 18वें नंबर पे है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जिसे हम रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोलते हैं। ये बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग ग्रामीण विकास विभाग से रिलेटेड है। 19 नंबर पे क्या है, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर और उसी के इक्विवेलेंट ये पद है। इसके बाद 20 नंबर पे है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग से रिलेटेड है। इसे हम लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी बोल सकते हैं।
और 21 नंबर पे है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर। ये बिहार पंचायती राज से रिलेटेड है। इसके बाद 22 नंबर पे है आपूर्ति निरीक्षक, जिसे हम सप्लाई इंस्पेक्टर बोलते हैं। 23 नंबर पे है प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, जिसे हम बिहार में SC/ST वेलफेयर ऑफिसर बोल सकते हैं। 24वें नंबर पे है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पर ये पद हैं और इसके साथ ही एक और पद है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बोलते हैं। और इसके लिए अलग से आपको चीजें तैयार करनी होती है, मतलब कि एग्जाम यही देना है, लेकिन जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या चेंज करना है, क्या चीजें आपको देखना है, ये हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं BPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। तो ये जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कौन कौन से? सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम, सेकंड में होता है मेंस एग्जाम और उसके बाद होता है इंटरव्यू। ये तीनों ही फेज एक साथ आपको क्लियर करना होता है। तब फाइनली जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में अगर आपका नाम होता है तो फिर आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपके सर्विस चुनने के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सेवा दिया जाता है, मतलब कि सर्विस दी जाती है ताकि आप वो सर्विस कर पाएं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सामने आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 2 तरीके से यहाँ पर डिमांड रखा गया है। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन की डिग्री के बराबर ही जो डिग्री आपके पास कोई रखा हुआ है वो हो, जिसे सरकार मान्यता देती है। सेकंड है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो हो ही, उसके अलावा जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे तो यहाँ पर आपको किसी एक सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना होगा, तो ये जरूरी है। अब हम एज रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं जिनमें आपकी एज 20 ईयर है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, DSP बनने के लिए, कमांडेंट बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बनने के लिए और सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बनने के लिए यहाँ पर आपकी एज अगर 20 साल है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और आप DSP बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वो कौन कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए आपकी एज 21 ईयर है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर और उसके बाद लेबर इन्फोर्समेंट है, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर बनने के लिए, सप्लाई इंस्पेक्टर बनने के लिए और बिहार में SC/ST वेलफेयर ऑफिसर बनने के लिए। इतने पदों के लिए यहाँ पर आपके पास कहा गया है कि 21 साल के भी आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद ऐसे बहुत से पद हैं जिनमें आपको जाना है, जिन पदों को आपको हासिल करना है तो आपकी एज 22 ईयर होनी चाहिए। सबसे पहले है कि आपको SDM बनना है तो आपकी एज 22 साल होनी चाहिए, या डिप्टी कलेक्टर बनना है बिहार में। इसके बाद स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आपकी एज 22 साल हो। अवर निबंधक मतलब कि सब रजिस्ट्रार बनने के लिए होना चाहिए 22 साल। सब इलेक्शन ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज 22 साल होनी चाहिए। बिहार एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड है, यहाँ पर ऑफिसर बनने के लिए 22 साल हो। सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए 22 साल ही एज चाहिए। फिर उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस से रिलेटेड, इसके लिए भी 22 साल की एज चाहिए। और शुगर केन ऑफिसर बनना है तो इसके लिए भी आपको 22 साल का होना जरूरी है। बाकी पदों के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो देखना यहाँ 22 साल चाहिए। एक है एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनने के लिए आपकी भी एज 22 साल हो। इसके बाद ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है, इसके लिए आपकी एज 22 साल होनी चाहिए। यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस डेट से आपके एज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1 अगस्त 2024 को आपकी मिनिमम एज 20 साल, 21 साल या 22 साल होनी चाहिए सेवा के अकॉर्डिंग, सर्विसेज के अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए ये भी यहाँ पर बता दिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जिस सर्विस को चुन रहे हैं उस सर्विस के अकॉर्डिंग आपकी जो मैक्सिमम एज है, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो 37 साल के हैं तो उस साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 37 साल पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो जनरल कैटेगरी में आती हैं वो उनमें वुमेन, ओबीसी में आने वाले पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के मैक्सिमम एज 40 किया गया है। SC ST के बारे में बात करें, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, तो मैक्सिमम एज 42 हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं। 42 के बाद वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में। सिलेबस पता होगा तभी तो आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में केवल एक ही पेपर होता है, एक ही शिफ्ट में ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्क भी है, 1/3 नंबर निगेटिव मार्क में काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें आपको केवल 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्रीलिम्स एग्जाम के जो नंबर हैं वो केवल इसलिए होते हैं ताकि आप कट ऑफ को क्लियर कर लें और मेंस एग्जाम दे पाएं। फाइनल रिजल्ट जब रेडी होता है तो उसमें प्रीलिम्स एग्जाम के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं कि कितना नंबर आपको लाना जरूरी है। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं कम से कम उन्हें 40% नंबर लाने होंगे। ओबीसी के हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो फिर 34%, और SC ST की महिला हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको 32%। लेकिन यहाँ पर ये मत मानिए 40% आ गया तो पास होना है, मिनिमम 40% लाना ही होगा। और उसके बाद स्टूडेंट जितना अच्छा कर सकते हैं तो उसके बाद कट ऑफ रेडी होता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन आपको एक साथ देखना होता है। अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको जनरल साइंस पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर है, उनको पढ़ना है, इंडिया का जो हिस्ट्री है वो पढ़ना है, बिहार की हिस्ट्री को पढ़ना है। इसके बाद आपको जियोग्राफी भी पढ़ना होगा, जिसमें इंडियन जियोग्राफी आता है, बिहार का अपना जियोग्राफी है, वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद इंडिया का जो अपना पॉलिटिकल साइंस है, मतलब पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, इकोनॉमिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो पढ़ना है। आजादी के बाद बिहार की अपनी क्या अर्थव्यवस्था रही है उनको पढ़ना है, उनमें क्या परिवर्तन आए हैं। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का अपना क्या योगदान रहा है इनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन लोग शामिल हुए थे। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े मैथमेटिक्स रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके दिमागी जांच के लिए। सिलेबस में इतनी सारी चीजें ही बता दी गई हैं। अब आपको ये जानना है कि क्वेश्चन में पूछेगा क्या, कैसे पूछता है, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, पूछने का तरीका क्या है, ये जानने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर होते हैं। जनरल हिंदी का, GS1, GS2 और एसे का पेपर होता है। यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, मतलब कि लिस्ट दिया गया उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, और ऑप्शनल के तौर पर चुनेंगे उससे रिलेटेड भी एग्जाम होगा। टोटल समझिए 5 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 पेपर ऐसे जिनमें आपको केवल पास होना होता है, फाइनल रिजल्ट में उसके नंबर नहीं जोड़े हुए जाते हैं। सबसे पहला है जनरल हिंदी, जो कि 100 नंबर का होता है, और इसके जो नंबर है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। ऐसा ही सेम है ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। ऑप्शनल सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें से आपको केवल पास होना होता है। फाइनल रिजल्ट में इसके जो नंबर हैं नहीं जोड़े जाते हैं। फाइनल रिजल्ट में केवल 3 सब्जेक्ट के नंबर जोड़े जाएंगे, वो है GS1, GS2 और एसे के पेपर। मतलब कि 900 में से जितने अच्छे नंबर आप ला सकते हैं लेकर के आइए। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल के तौर पर आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर
कृषि विज्ञान है, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान है, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, इसके बाद सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा, साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य और मैथिली भाषा और साहित्य। इन 37 विषयों में से, सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पर चूज कर सकते हैं। ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। इसके अलावा एक पद है जिसके लिए आपको अलग से सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर चुनना होगा। इसके बाद बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO बनने के लिए। यहाँ पर ये ऑफिसर बनने के लिए आपको 4 पेपर देने होंगे। जनरल हिंदी का, GS1, GS2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट का 4 पेपर देंगे। इनमें से एक पेपर है जिसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन आपको उसमें पास होना जरूरी है। जनरल हिंदी 100 नंबर का होगा और इसमें से आपको 30% नंबर लाना ही होगा, बट फाइनल रिजल्ट में इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। आपके नंबर फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे किसमें, एक GS1, GS2 और यहाँ पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे नंबर जोड़े जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर भी 900 नंबर हो गए और 900 में से आपका फाइनल रिजल्ट रेडी होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं? एक है गृह विज्ञान, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा समाजशास्त्र, चौथा श्रम एवं समाज कल्याण। अब यहाँ पर मान लेते हैं मेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू टोटल 120 नंबर का होता है। तो यहाँ पर जब फाइनल रिजल्ट रेडी होगा ना, तो वहां पर मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इन दोनों का मिला करके फिर रिजल्ट रेडी होगा। फिर फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें अगर आपका नाम होगा तब फिर आप सोच सकते हैं कि BPSC के इस सर्विस में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।